स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट दिल्ली चीफ मिनिस्टर पोस्ट के रिगार्डिंग में। दिल्ली के वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है वो कंडक्ट हुए थे, जिसके अंदर बीजेपी नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको क्लियर मैंडेट है वो रिसीव हुआ। पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उन्हीं के जो एमएलएज हैं उसके अंदर एक पर्सन को दिल्ली चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए जो चूज है वो किया गया है। तो आने वाले समय के अंदर में रेखा गुप्ता मैम के द्वारा दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर पोस्ट है उसको सर्व है वो किया जाएगा। एग्जाम के पर्पज से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए या किस तरीके से यहाँ से जो क्वेश्चन है वो फ्रेम किए जा सकते हैं। क्या स्टूडेंट्स जो रेखा गुप्ता मैम हैं वो दिल्ली का फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि इनसे अर्लियर फेज के अंदर भी वुमेन चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा दिल्ली का जो सीएम पोस्ट है उसको सर्व किया गया है। सबसे पहले सुषमा स्वराज मैम बनती हैं दिल्ली का वुमेन चीफ मिनिस्टर। उसके बाद में शीला दीक्षित मैम है, अतिशी हैं इनसे जस्ट पहले, और अब रेखा गुप्ता मैम के द्वारा इस पोस्ट को जो सर्व है वो किया जाएगा। तो फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर हैं ये दिल्ली का। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन थे हमारे कंट्री के अंदर में। तो आप देखिए कि जो सुचेता कृपलानी है उनके द्वारा 1963 के समय उत्तर प्रदेश का जो स्टेट है वहाँ पे सर्व किया गया था चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को। तो सुचेता कृपलानी हैं जो कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट से भी रिलेटेड हैं, फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भी उनका कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। तो आप देखिए कि यूनियन टेरिटरी के जो प्रोविजंस हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे यूनियन टेरिटरी के रिगार्डिंग में एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोविजन है उसको मेंशन किया गया है। तो स्टूडेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 8 है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 के अंदर में आर्टिकल 239 से लेकर आर्टिकल 241 तक के जो प्रोविजन जो आर्टिकल्स हैं वहाँ पे यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रोविजंस है उसके बारे में मेंशन है। स्टूडेंट्स हमारे कंट्री के अंदर में 3 ऐसी यूटीज हैं जहाँ पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इस्टेब्लिशमेंट है 1963 के समय में पुडुचेरी नाम का जो यूटी है, पुडुचेरी जो कि 4 यहाँ पे जो डिफरेंट पार्ट्स वहाँ पे डिवाइडेड है, 4 इसके डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन एरियाज हैं वो सिचुएटेड हैं अलग अलग एरिया के अंदर में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि पुडुचेरी और कराईकल हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड हैं, वो तमिलनाडु का जो टेरिटोरियल एरिया है वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर आप देखिए कि इसका एक पार्ट है जो आंध्र प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है, एक पार्ट है जो केरल के वहाँ पे सिचुएटेड है। तो माहे और यमन नाम से दो अलग पार्ट हैं जो बेसिकली केरल एंड आंध्र प्रदेश के वहाँ पे सिचुएटेड हैं। तो स्टूडेंट्स एक तो पुडुचेरी है हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरी। सेकंड आप देखिए कि दिल्ली के वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली को सेटअप किया गया था, दिल्ली के वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का सेटअप कब हुआ स्टूडेंट्स, 1992 के समय में। और थर्ड स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर है जो कि 2009 के समय वहाँ पे जब स्टेट को बाइफरकेट किया गया तो यूटी का इस्टेब्लिशमेंट वहाँ पे हुआ था जम्मू एंड कश्मीर का, और वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको भी प्रोवाइड किया गया, जिसके रिसेंटली इलेक्शंस है वो कंडक्ट हुए थे अक्टूबर नवंबर के मंथ के दौरान में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था यूटीज़ के बारे में। अगर हम बात करें अब दिल्ली के पर्सपेक्टिव से, तो स्टूडेंट 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1992 के समय का। तो उसके थ्रू दिल्ली के वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको सेटअप किया गया, बट कुछ लिमिटेशंस वो भी लगाए गए लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर में कि स्टेट डोमेन के 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं उनको डील है वो नहीं किया जा सकता है दिल्ली का लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। कौन से वो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, एक तो आप देखिए कि पब्लिक ऑर्डर है, एक तो स्टूडेंट्स है पब्लिक ऑर्डर है। सेकंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पुलिस है, तो दिल्ली का जो पुलिस है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के अंडर में नहीं है, दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है उनके अंडर में नहीं हुआ करता है। और स्टूडेंट्स पुलिस के अलावा जो लैंड का जो सब्जेक्ट है, तो 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो डोमेन है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि वहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हुआ करती है, जो कि नॉर्मल प्रोविजन किस तरीके से है, नॉर्मल प्रोविजन आपको किसी भी एक स्टेट के अंदर में 15% का जो प्रोविजन है वो हुआ करता है, जिसको कि ऐड किया गया था 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। टोटल जो असेंबली का जो स्ट्रेंथ है, सपोज कीजिए असेंबली का जो स्ट्रेंथ है वो 100 है, तो 15 लोगों को आप एज ए मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट कर सकते हो, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर उसका पार्ट है। बट आप देखिए कि दिल्ली के वहाँ पे ये जो लिमिटेशन है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का वो 10% है। कि टोटल स्ट्रेंथ कितना है दिल्ली का, 70 वहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो ओनली 7 जो मिनिस्टर हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इसके अंदर में
उनको एज ए मिनिस्टर पोस्ट के लिए जो अपॉइंट है वो किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में या दिल्ली के जो स्पेशल जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में, तो आर्टिकल आप देखिए कि 239 से 241 है। 239 डबल ए नाम से जो आर्टिकल है, इसके अंदर में दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोविजंस हैं उसका वहाँ पे मेंशन है। ड्यूटीज़ के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन का अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कस करें या चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में डिस्कस करें, तो आप देखिए कि प्रेसिडेंट को कम्प्लीटली पावर है। प्रेसिडेंट के पास में यहाँ पे पावर है कि एवरी यूटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैरी आउट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट करने के पर्सपेक्टिव से प्रेसिडेंट सर या मैम के द्वारा आप देखिए कि एक एजेंट है, एक एजेंट के रूप से जो ऑफिसर है उसको अपॉइंट किया जाता है, जिसको कि हम यहाँ पे किसी यूटी के अंदर में एडमिनिस्ट्रेशन का नाम दिया गया है, किसी यूटी के वहाँ पे एलजी का उसको जो नया नेम है वो दिया गया है। तो बेसिकली जो प्रेसिडेंट के एजेंट के रूप से वर्क करते हैं एलजी, वो उनका जो पोस्ट है वो इक्विवेलेंट नहीं हुआ करता है, जैसे कि स्टेट के अंदर में गवर्नर का पोस्ट हुआ करता है। गवर्नर के इक्विवेलेंट जो पोस्ट है वो यहाँ पे नहीं है एलजी का, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द दिल्ली एंड यूटीज़ के बारे में जो हमने जो कुछ रीड करना था उसको हमने यहाँ पे रीड किया। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट के बारे में, तो यूटी के अंदर में जब चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हुआ करता है तो वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही हुआ करता है। उसका जो अपॉइंटमेंट है वो किसके द्वारा है? प्रेसिडेंट के थ्रू है। प्रेसिडेंट का जो प्लेजर है उसी के अकॉर्डिंग में उनके द्वारा जो ऑफिस है उसको होल्ड किया जाएगा। और इसके स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ओथ प्रोसेस के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो ओथ का एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है कि एलजी के द्वारा किया जाए उस यूटी के अंदर में, बट अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस है वो प्रेसिडेंट के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएसए के पर्सपेक्टिव से है, यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा एक रेसिप्रोकल जो टैरिफ का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया है कि जिस कंट्री के द्वारा उनका जो कोई भी गुड्स है उसको अगर एक्सपोर्ट किया जाता है उस कंट्री के अंदर में, और उनके द्वारा अगर आप देखिए कि 100% अगर टैरिफ लगाया गया है, तो उनके द्वारा भी उस कंट्री का जो कोई प्रोडक्ट है उसके अगेंस्ट में जो 100% टैरिफ है वो लगाया जाएगा उनके टेरिटोरियल एरिया के अंदर में। टैरिफ को आप देखिए कि काफ़ी बार कंट्रीज़ के द्वारा यूज़ किया जाता है अपना जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के पर्सपेक्टिव से, कि बाहर से आने वाला कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ है वो लगा दिया जाए, जिससे कि वो मोर प्राइस के अंदर अवेलेबल रहेगा सिविलियन पर्सनस को उसके परचेज के रिगार्डिंग में। तो आप देखिए कि डोमेस्टिक प्राइस, अगर डोमेस्टिक कोई प्रोडक्ट है उसका कम प्राइस रहेगा तो उसी को मोर परचेज है वो किया जाएगा। तो इसी तरीके से यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा रेसिप्रोकल जो टैरिफ का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अगेंस्ट में यहाँ पे लगाया गया है। इंडिया को आप देखेंगे, इंडिया का जो टैरिफ्स है उसके रिगार्डिंग में काफ़ी बार इनके द्वारा क्रिटिसाइज है वो भी किया जाता है। इंडिया को टैरिफ किंग है इस तरीके से जो नेम है वो इनके द्वारा दिया गया। स्टूडेंट्स इसके अलावा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में भी इनके द्वारा डिस्कस किया गया था। तो आप देखिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में डिस्कस ये किया गया था कि इंडियन ओरिजिन का जो एक एस्ट्रोनॉट है सुनीता विलियम्स, वो कि काफ़ी समय से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर में है। तो आप देखिए कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बेसिकली है क्या? एक लार्ज स्पेस क्राफ्ट है जो कि ऑर्बिट करता है अर्थ को, जो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। 5 स्पेस एजेंसीज के द्वारा इसको जो बेसिकली वहाँ पे सेटअप किया गया, उसका जो डिजाइन प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया गया है, जिसके अंदर नासा है, जाक्सा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, रोस्कोसमोस है, सीएसए है जो कि फ्रेंच का है। तब आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए ये है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि लो अर्थ ऑर्बिट एरिया के अंदर में सिचुएटेड है, 5 कौन सा स्पेस एजेंसीज हैं जिसके द्वारा इसको वहाँ पे जो प्लेस है वो किया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन था उसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ही पर्सपेक्टिव से है। हमारे यहाँ पे एक बिजनेस ग्रुप है अडानी ग्रुप, उनके अगेंस्ट में कुछ ब्राइबरी के जो चार्जेज हैं वो लगे थे यूएस का जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के द्वारा। तो आप देखिए उस केस के रिगार्डिंग में बेसिकली वहाँ पे जो यूएस के न्यू प्रेसिडेंट है उनके द्वारा एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो पास किया गया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर में बेसिकली वहाँ पे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन का जितना भी जो प्रोब्स हैं, इन्वेस्टिगेशन है, उनको रोका गया है, पोज दिया गया है कुछ समय के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स वहाँ का जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उनके द्वारा इंडियन अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया गया है
इंडियन अथॉरिटीज़ को उनके द्वारा अप्रोच किया गया कि उस ब्राइबरी का जो केस है उसके रिगार्डिंग में उनके द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो कैरी किया जाए उस बिजनेस ग्रुप के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें किस अथॉरिटी के अंडर में यूएस का जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन है उनके द्वारा ये जो इंडियन अथॉरिटीज़ को जो अप्रोच किया गया, तो आपको यहाँ पे एक हेग कन्वेंशन है, हेग सर्विस कन्वेंशन, हेग सर्विस कन्वेंशन। एक सर्विस कन्वेंशन किसके रिगार्डिंग में है? अब्रोड सर्विस, जो यहाँ पे जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल कोई भी डॉक्यूमेंट सिविल एंड कॉमर्शियल मैटर के रिगार्डिंग में, तो वहाँ पे अब्रोड का जो सर्विसेज है उनके साथ में आप देखिए कि कोऑपरेशन है, उनको इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे आपको ये हेग कन्वेंशन है, सर्विस कन्वेंशन है, वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो इसी के थ्रू इंडियन जो अथॉरिटीज़ हैं उनको अप्रोच किया गया है कि इस ब्राइबरी का जो केस है उसके रिगार्डिंग में उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी किया जाए। पोर्ट जो एयर बैलून है उसको शो किया गया है जो कि मनाली के वहाँ पे है। तो बेसिकली आप देखिए कि टूरिज्म का जो एक्टिविटी है उसको ये शो करता है। और स्टूडेंट्स जो लोकायुक्ता का वहाँ पे अथॉरिटी है कर्नाटका के अंदर में, वहाँ के चीफ मिनिस्टर का जो वाइफ है उनके अगेंस्ट में कुछ एलिगेशंस लगे थे करप्शन के, उसको इन्वेस्टिगेट है वो किया गया, जिसके अंदर उनको क्लीन चिट है वो प्रोवाइड किया गया है। जैसे कि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटीज़ के अंडर में आपको लोकायुक्त है वो देखने के लिए मिलेगा। लोकपाल है जो हुआ करता है सेंटर के अंदर में। लोकपाल मूवमेंट भी आपने सुना होगा अगर आप उस समय में न्यूज़पेपर्स को रीड किया करते थे, क्योंकि आप देखिए कि अन्ना हजारे का मूवमेंट है, एंटी करप्शन मूवमेंट है वो आता है, जिसकी वजह से लोकपाल बिल है जो एग्जिस्टेंस में आया। लोकपाल बिल का बेसिक मैंडेट क्या था कि करप्शन का जब एक्टिविटीज़ रहें तो उस समय में इन्वेस्टिगेट किया जाए, इन इन्वेस्टिगेशन जो अथॉरिटीज़ हैं एजेंसीज हैं उनके द्वारा। तो इसी के इक्विवेलेंट स्टेट के वहाँ पे आपको लोकायुक्ता का जो कॉन्सेप्ट है, लोकायुक्ता का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा स्टेट्स के अंदर में। अब आप देखिए कि फर्स्ट हमारा कौन सा स्टेट है जिसके द्वारा लोकायुक्ता है उसको सेटअप किया गया था, तो महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द लोकायुक्ता के बारे में। नेक्स्ट आप देखिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसको कोर्ट के अंदर में चैलेंज किया गया है। अपॉइंटमेंट प्रोसेस जिसके रिगार्डिंग में जो लॉ है उसको फ्रेम किया गया पार्लियामेंट के द्वारा। तो स्टूडेंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर में उस केस के रिगार्डिंग में उसको पोस्टपोन्ड है वो किया गया है। जो उससे रिलेटेड जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उस केस के रिगार्डिंग में जो पेटिशनर्स हैं वो अलग अलग एरिया के अंदर में अलग केसेस के अंदर में बिजी होने के पर्सपेक्टिव से इसको जो न्यू डेट है वो यहाँ पे दिया गया। बट आप देखिए कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट का जो लॉ मेकिंग पावर है उसके पर्सपेक्टिव से केस है उसको नहीं चैलेंज किया गया है। केस को चैलेंज किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अनूप ब्रनवाल केस है, अनूप ब्रनवाल केस है जिसके अंदर जजमेंट को डिलीवर किया गया एक सिलेक्शन कमेटी के पर्सपेक्टिव से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो पोस्ट है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोस्ट है। इलेक्शन कमिश्नर एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारी डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए या डेमोक्रेसी के रिवाइवल के लिए, तो आप देखिए कि फ्री एंड फेयर वे के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करना इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अनूप बरनवाल केस के अंदर एक सिलेक्शन कमेटी है उसको फ्रेम किया गया था जिसके अंदर 3 लोग हैं वो बताए गए थे। पीएम हैं, चीफ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा से। फिर आप देखिए कि पार्लियामेंट के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में एक बिल है उसको प्रपोज किया गया, जो लॉ है उसको फ्रेम किया गया और वहाँ पे जो सिलेक्शन कमेटी है उस कानून का जो सेक्शन 7 का जो क्लोज 1 है उसके अंदर सिलेक्शन कमेटी के बारे में मेंशन है। सिलेक्शन कमेटी के अंदर में पीएम है, यूनियन मिनिस्टर हैं जो जिनको अपॉइंट किया जाएगा पीएम सर के द्वारा, और स्टूडेंट्स लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि जो गवर्नमेंट जो पावर के अंदर रहेगा उसको ही यहाँ पे जो बेनिफिट है वो रहेगा अपॉइंटमेंट प्रोसेस के अंदर में। इस तरीके से जो लॉ है उसको फ्रेम किया गया, उसी को यहाँ पे चैलेंज किया गया है। चैलेंज इस वजह से भी किया गया है क्या कोर्ट का जो कानून है, कोर्ट के द्वारा जो कानून दिया गया, कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट को डिलीवर किया गया, जैसे कि कौन से केस के अंदर किया गया है, अनूप ब्रनवाल केस के अंदर किया गया है यहाँ पे। तो क्या वो जो कोर्ट का जो कानून है आर्टिकल 141 के अंडर में आप देखिए कि सभी जो अदर कोर्ट्स हैं, सभी जो अथॉरिटीज हैं उनके ऊपर ये बाइंडिंग हुआ करता है। तो क्या पार्लियामेंट के ऊपर ये बाइंडिंग है या नहीं है, या पार्लियामेंट के द्वारा उस लॉ को चेंज है वो किया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लॉ मेकिंग पावर है वो पार्लियामेंट के पास में है। तो आर्टिकल 141 का जो यहाँ पे कोर्ट का जो ओपिनियन है वर्सेज जो लेजिस्लेटिव पावर है उसका ये यहाँ पे एक सब्जेक्ट है वो बनता है, उसके बेसिस पे इसको चैलेंज किया गया है आर्टिकल 141 के प्रोविजन की रिगार्डिंग में।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव से है। अब आप देखिए कि अरुणाचल प्रदेश के बारे में जब हम रीड करते हैं उसके स्टेटहुड का सेलिब्रेशन है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आपको हमारा जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि इनिशियल फेज के अंदर में हमारे जो स्टेट्स हैं उनको 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया था, ए बी सी एंड डी के रूप से। तो अब 4 कैटेगरी के अंदर में आपको जो स्टेट्स हैं वो देखने के लिए मिलते थे। फिर आप देखिए कि आंध्र प्रदेश के द्वारा डिमांड किया जाएगा आंध्रा स्टेट का क्रिएशन हो। पोटी श्रीमालू नाम के वो पर्सन है जिनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। तो स्टूडेंट सबसे पहले एस के धर नाम से एक कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है कि लैंग्वेज के बेसिस पे क्या स्टेट को क्रिएट करना है। उनके द्वारा वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको रिजेक्ट है वो कर दिया गया। क्योंकि आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर एक तो डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है। अगर लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाए जाएंगे तो बाद में हो सकता है कि डायलेक्ट के बेसिस पे भी जो डिमांड है वो रेज हो अदर पार्ट्स के अंदर में कि डायलेक्ट्स के बेसिस पे जो यहाँ पे स्टेट्स हैं उनका क्रिएशन किया जाए। और आप देखिए कि हमारे कंट्री के अंदर में बताया जाता है कि कोस कोस पे बदले पानी, चार कोस पे बदले वानी, इस तरीके से एक जो फ्रेज है उसको यूज किया जाता है कि हमारे यहाँ पे किलोमीटर्स एंड कुछ डिस्टेंस के बाद में जो चेंजेज हैं वो देखने के लिए मिलता है। तो इसके धर कमेटी के द्वारा वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो प्रोविजन है उसको रिजेक्ट है वो किया गया। उसके बाद में कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी उस समय पावर के अंदर में था, उनके द्वारा एक जेवीपी कमेटी है वो बनाया गया। उसके द्वारा भी आप देखिए कि वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पे रिजेक्ट है वो कर दिया गया। फिर स्टूडेंट्स उसके बाद में आपको जो इसी लेटर फेज के अंदर में वहाँ पे मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर जो प्रोटेस्ट करने वाले जो पर्सन है पोटी श्री मालू हैं उनका वहाँ पे डेथ होता है। तो स्टूडेंट्स आंध्रा स्टेट है वो क्रिएट किया गया, आंध्रा स्टेट है उसको क्रिएट किया गया उस दौरान में। फिर आप देखिए कि यहाँ पे फजल अली कमीशन है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। फजल अली कमीशन के द्वारा वन लैंग्वेज वन स्टेट एक क्राइटेरिया है वो हो सकता है, बट कंप्लीटली इसी के बेसिस पे स्टेट का क्रिएशन है वो नहीं किया जाएगा। और भी कुछ एरियाज वहाँ पे बताए गए कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होना चाहिए, कंट्री का सिक्योरिटी किस तरीके से इंश्योर करना है, ऐसे कुछ 4 to 5 क्राइटेरियाज हैं वो उनके द्वारा बताए गए थे फजल अली कमीशन के द्वारा। फजल अली कमीशन के बाद में आप देखिए कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 14 स्टेट्स हैं, 14 स्टेट्स हमारे कंट्री के अंदर में, और स्टूडेंट 6 यूटी हैं उनका सेटअप हुआ। 14 स्टेट्स एंड 6 यूटी का जो सेटअप हुआ उसके बाद में हम इस जर्नी को एक बार रीड करते हैं। स्टूडेंट्स 1960 के समय में फिर आप देखिए कि आपको जो बॉम्बे स्टेट है उसको सेपरेट करते हुए, बॉम्बे स्टेट को सेपरेट करते हुए गुजरात स्टेट है वो बनाया गया। गुजरात स्टेट जो गुजराती स्पीकिंग पीपल्स के लिए है। और बॉम्बे स्टेट का जो नेम है वो कर दिया गया महाराष्ट्र। बॉम्बे स्टेट का जो नेम है वो क्या कर दिया गया स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र। फिर बाद में आप देखिए कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे भी एरियाज थे जिनको कि वहाँ पे बेसिकली आप देखिए कि उनका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हुआ करता था उस दौरान में, जो कि आपको दादर एंड नागर हवेली है, दमन एंड दीवू है एंड पुडुचेरी है। तो इन 3 एरियाज को एज ए यूटी के रूप से यहाँ पे ऐड किया गया है। दादर एंड नागर हवेली है, दमन एंड दीवू है एंड पुडुचेरी है, उसका एज ए यूटी के रूप से यहाँ पे जो ऐड है वो किया गया। तो 3 यूटीज हैं वो यहाँ पे ऐड हुई हैं। उसके लेटर फेज के अंदर में आपको 1963 के समय देखने के लिए मिलता है कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में नागालैंड स्टेट है, ग्रेटर नागालिंगम मूवमेंट है जो कि डॉक्टर फिजो का लीडरशिप के अंदर चलता है। नागालैंड है उसको क्रिएट किया जाता है। नागालैंड के लेटर फेज के अंदर में 1966 के समय जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल्स हैं उनका जो पंजाब जो क्रिएट किया जाता है, पंजाबी सूबा मूवमेंट है वो हुआ करता है मास्टर तारा सिंह का लीडरशिप के अंदर में। और हिंदी स्पीकिंग पीपल जो यूनाइटेड पंजाब के जो पार्ट हुआ करते थे उनका जो हरियाणा स्टेट यहाँ पे क्रिएट किया गया। और स्टूडेंट जो पहाड़ी लैंग्वेज है उसके स्पीकिंग जो पर्सन थे उनका हिमाचल प्रदेश है जिसको कि 1971 के समय स्टेटहुड है वो ग्रांट कर दिया गया। फिर आप देखिए कि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है उसके रिगार्डिंग में जो मैप है वो चेंज होता है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जो फार ईस्ट का रीजन है उसका सबसे टॉप के ऊपर कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। सबसे डाउन के अंदर कौन है फार ईस्ट के अंदर में, वो आपको देखने के लिए मिलेगा मिजोरम। तो इन 2 एरियाज को यूटी के रूप से डेजिग्नेशन दे दिया गया उस दौरान में। और बाद में आप देखिए कि जो अदर पार्ट्स हैं जिसके अंदर मणिपुर भी है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स त्रिपुरा भी है और मेघालय भी है। मेघालय है, त्रिपुरा है और मणिपुर है, उसको स्टेटहुड है वो ग्रांट किया गया 1972 के समय में। 1972 के समय स्टेटहुड है वो ग्रांट किया गया। और स्टूडेंट्स अरुणाचल प्रदेश एंड
मिजोरम को क्या दे दिया गया, यूटी का स्टेटस है वो ग्रांट कर दिया गया। बाद में आप देखिए कि सिक्किम का भी डिमांड होता है कि सिक्किम को एज ए इंडिया के अंदर में स्टेटहुड है वो ग्रांट किया जाए। सिक्किम जो कि इंडिया का एज ए एसोसिएट स्टेट है वो हुआ करता था। वहाँ पे आप देखिए कि चौगियाल डायनेस्टी का रूल हुआ करता था, लोगों का मूवमेंट होता है, इंडियन फोर्सेस को सेंड किया गया। तो स्टूडेंट्स, सिक्किम को एज ए एसोसिएट स्टेट के रूप से इंडिया के अंदर ऐड किया जाता है 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। आर्टिकल 2A है वो 10th शेड्यूल है। बट वहाँ के लोगों का डिमांड है कि हमको फुल फ्लेज स्टेटस है वो दिया जाए। तो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पे आर्टिकल 2A और 10th शेड्यूल है उसको डिलीट कर दिया गया और सिक्किम को जो फुल फ्लेज स्टेटस है वो यहाँ पे ग्रांट हुआ। क्या सिक्किम को कोई स्पेशल प्रोविजन अवेलेबल है? आर्टिकल 371 का जो एफ है, 371 का जो प्रोविजन नंबर एफ है उसके अंदर में यहाँ पे सिक्किम को एक स्पेशल प्रोविजन है वो अवेलेबल है कि वहाँ पे सिक्किम के अंदर जब भी लोकसभा के इलेक्शन कंडक्ट होंगे ओनली सिक्किम ओरिजिन का जो पर्सन है वही इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकता है, क्योंकि आप देखिए कि एकमात्र वहाँ पे सीट है और वहाँ के लोगों को जो मौका है वो दिया जाए, क्योंकि अदर पार्ट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं वो इलेक्शन को ना कंटेस्ट करें। सिक्किम के ऐड करने के बाद में आप देखिए कि जो फार ईस्ट के अंदर में जो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, फार डाउन के अंदर में जो ईस्ट का जो डाउन पार्ट है उसके अंदर मिजोरम है, उनको भी जो यूटी बनाया गया था, जो गोवा को ऐड किया गया था 1960s के समय में, 3 यूटीज को जिनको ऐड किया गया था 62 के दौरान में। तो स्टूडेंट्स, गोवा के बाद में अरुणाचल प्रदेश और आप देखिए कि जो मिजोरम है उसको स्टेटहुड है 1987 के समय ग्रांट किया गया। 1987 के बाद में 2000 के समय फिर 3 स्टेट्स हैं वो बनाए गए, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और उत्तराखंड है, जो कि अलग अलग स्टेट से सेपरेट करते हुए डेवलपमेंट के रिगार्डिंग उन एरियाज को सेपरेट डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से क्रिएशन है वो किया गया। फिर आप देखिए कि तेलंगाना स्टेट को क्रिएट किया गया, आंध्र प्रदेश से अलग करते हुए तेलंगाना स्टेट क्रिएट होता है। जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन किया गया 2019 के समय में। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को 2 डिफरेंट यूटीज के रूप से सेटअप किया गया। और स्टूडेंट्स, उसके लेटर फेज के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव सेपरेट यूटी हुआ करते थे, उनको एक ही यूटी के रूप से कन्वर्ट है वो कर दिया गया। दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव आज यहाँ पे एक ही यूटी के रूप से सेटअप हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर नेक्स्ट आप देखिए कि आसाम के पर्सपेक्टिव से है। आसाम के वहाँ पे जो सेंट्रल पार्ट ऑफ आसाम है, जहाँ पे दीमा हसाओ नाम का जो एरिया है, जहाँ पे दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आप देखिए कि ओनली जो हिल स्टेशन है वो भी सिचुएटेड है आसाम का। तो इलीगल कोल माइनिंग का प्रैक्टिस था वहाँ पे, जो माइनर्स ट्रैप हुए थे उसके अंदर कुछ माइनर्स का जो बॉडी है उसको निकाला गया है, जो अभी तक नहीं निकाले सके थे। तो आप देखिए उन माइनर्स का जो बॉडी है उसको निकाला गया। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स, राजस्थान के पर्सपेक्टिव है, बजट को प्रेजेंट किया गया। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक न्यूज़ जरूर आपसे को पता होना चाहिए कि ईस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान के अंदर में कैनाल प्रोजेक्ट है, ईआरसीपी का एक कॉन्सेप्ट है। तो कौन सा रिवर्स है उनको वहाँ पे मर्ज करते हुए कैनाल है उसको सेटअप किया जाएगा। मुल्ला पेरियार डैम के बारे में है। मुलियार एंड पेरियार रिवर का जो कन्फ्लुएंस एरिया है वहाँ पे इस डैम को क्रिएट किया गया। कहाँ पे सिचुएटेड है मुल्ला पेरियार डैम? केरल के अंदर में। वाटर किसको रिसीव होता है? तमिलनाडु को इरिगेशन की पर्सपेक्टिव। एग्जाम के रिगार्डिंग में न्यूज़ के अंदर में क्यों है स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ एलिगेशंस हैं। केरल के द्वारा भी आप देखिए कि रिपोर्ट्स किया जाता है कि इस डैम का अगर वहाँ पे सेटअप है तो कोई डिजास्टर का सिचुएशन ना क्रिएट हो, क्योंकि काफ़ी ओल्ड आपको ये जो डैम है ब्रिटिश एरा के समय का ये डैम है वो सिचुएटेड है। याद क्या रखना है, मुलियार एंड पेरियार रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पैनल को कॉन्स्टिट्यूट किया गया, उनके द्वारा इसको इन्वेस्टिगेट है वो किया जाएगा। लैंड एज ए सब्जेक्ट किसके अंडर में है? स्टेट डोमेन के अंडर में है। और आप देखिए कि लैंड सब्जेक्ट को डील करने के पर्सपेक्टिव से भू कानून है वो लाया जाएगा, जिससे कि स्ट्रिक्ट वे के अंदर में लैंड को जो आउटसाइडर पर्सन है वो यहाँ पे नहीं कन्वर्ट कर सके या नहीं परचेज कर सके, जिससे कि रेस्ट्रिक्शन है वो लगाए जा सके उत्तराखंड के अंदर में। तो ये आपको पता होना चाहिए। दिल्ली के अंदर में जो यूटी है, दिल्ली का लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके अंडर में जो लैंड का जो सब्जेक्ट है वो नहीं है, ये भी अभी हमने रीड किया है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स, इकोलॉजिकल जो सस्टेनेबिलिटी है उसके बारे में है और एथिकल इश्यूज के बारे में भी यहाँ पे जो हमारे चीताज हम लाए गए थे अफ्रीका से, जो चीताज लाए गए हैं उसके बारे में डिस्कशन है वो किया गया है। सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज है, सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज है, उनके द्वारा एक रिपोर्ट के अंदर पब्लिश की रिपोर्ट के अंदर एनालाइज है वो किया गया है।
कि जो कूनो नेशनल पार्क है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर में है, जहाँ पे नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका से जो चीता है वो लाए गए थे। इनिशियल फेज के अंदर उनका जो कुछ चीताज का जो डेथ है वो भी देखने के लिए मिला था। तो स्टूडेंट्स उसका जो इकोलॉजिकल एंड एथिकल जो कंसर्न्स है उसके बारे में इनके द्वारा जो डिस्कशन है वो किया गया है। ट्रांसलोकेशन के रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है उनको इनके द्वारा रेज किया गया इस रिपोर्ट के अंदर में। बट आप देखिए कि प्रेजेंट समय में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी उसके हुए हैं। कुछ नंबर ऑफ जो चीताज है जिनके जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज भी हुए हैं। इनिशियल फेज के अंदर में हो सकता है कि एनवायरनमेंट की वजह से वहाँ पे जो डेथ्स हैं उनको ऑब्जर्व है वो किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल डिजास्टर जो रिलीफ फंड है उसके अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फंड है उसको अलोकेट किया गया है। स्टूडेंट्स फंड अलोकेट किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, जिसके अंदर में आप देखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो हेडेड कमेटी है उसी के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। फ्लड है, फ्लैश फ्लड है, लैंडस्लाइड है, साइक्लोनिक जो स्ट्रॉम्स हैं 2024 के समय में आंध्र प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, तेलंगाना एंड त्रिपुरा, उसके रिगार्डिंग में ये जो फंड है वो अलोकेशन हुआ है। क्या स्टूडेंट्स जो लाइटनिंग का एक्टिविटी हुआ करता है, जो आकाश का जो बिजली हुआ करता है एटमॉस्फेयर के अंदर में, तो आकाश का जो बिजली है क्या उसको भी हम डिजास्टर के रूप से ऐड करते हैं, उसका भी कोई रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है? वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। और आप देखिए कि डिजास्टर रिलीफ फंड जो हुआ करता है उसके अंदर 75% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, 25% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंडिया और कतर के परस्पेक्टिव से है। 10 ईयर के बाद में कतर के जो आमिर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आए। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को हमने यहाँ पे साइन किया है। बोथ कंट्रीज का एक दूसरे के साथ में लिंकेज है, उनका एक इम्पोर्टेंस है उसको भी शेयर करते हैं। आप देखिए कि काफ़ी सारे एरियाज के अंदर में सिमिलर व्यू है वो नहीं है, बट फिर भी यहाँ पे कम्प्लीटली जो कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है बोथ कंट्रीज का एक दूसरे के साथ में आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रेजेंट समय में क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, एक तो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का हुआ। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग में जो प्रॉमिस है वो किया गया है कि इन्वेस्टमेंट कैरी आउट किया जाएगा। इंडिया का आप देखिए कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एरिया है, 42 से 45% के आसपास जो एनर्जी का डिमांड है, एलपीजी है, एलएनजी गैसेज है, उसका जो सप्लाई है वो कतर के द्वारा किया जाता है। इंडिया के जो लेबरर वर्कर्स हैं उनका कतर का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंस है। तो इस तरीके से आपसे जीएस पेपर सेकंड के अंदर में इंडिया और कतर के रिगार्डिंग में जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। वेस्ट एशिया के जो मैक्सिमम कंट्रीज हैं, काफ़ी सारे कंट्रीज हैं जिनके साथ में इंडिया ने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको साइन किया है। और आप देखिए कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी यहाँ पे डिस्कशन फेज के अंदर में है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था इंडिया और कतर के रिलेशन के बारे में, जिसको कि हमने कल भी डिस्कस किया था। हमारे जो पीएम सर हैं उनके द्वारा कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो सेटअप है वो किया गया था 2019 के समय में। उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि टेलीकॉम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर में क्या इम्पैक्ट है वो हो सकता है जब भी कोई डिजास्टर के दौरान में। तो स्टूडेंट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है उसको यहाँ पे रेज किया गया। बट आप देखिए कि टेलीकॉम है वन ऑफ द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए किसी भी डिजास्टर की सिचुएशन के अंदर में। कम्युनिकेशन को कैरी आउट करने के पर्सपेक्टिव से, चाहे अथॉरिटीज़ के साथ में हो या अथॉरिटीज़ का सिविलियन पर्सनस के साथ में कम्युनिकेशन हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आयरन एज के बारे में है, तमिलनाडु के जो स्टेट मिनिस्टर हैं, तमिलनाडु के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके द्वारा आयरन एज के थ्रू तमिलनाडु का किस तरीके से लिंकेज है उसको यहाँ पे उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि जो रिपोर्ट्स हैं, कमेटीज हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। बताया गया है कि आयरन एज का जो इनिशियल फेज है वो तमिलनाडु के वहाँ से ही जो लिंकेज है वो स्टार्ट होता है। हमारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर में जो इन्फॉर्मेशन मिलता है कि विंध्या के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आयरन एज के जो एविडेंस है, आयरन का जो एविडेंस है वो इनिशियल फेज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो ये आप देखिए कि डिबेटेबल टॉपिक है, हिस्ट्री के अंदर में आप रीड करते हो यहाँ पे आयरन एज के रिगार्डिंग में। रेमिशन प्रोसेस के पर्सपेक्टिव से है, अबू सलेम नाम के एक पर्सन है जो कि 1993 के जो मुंबई आप देखिए कि टेरर अटैक्स हैं उसके अंदर में इनका इन्वॉल्वमेंट था। उनको या उनके द्वारा कहा गया कि काफ़ी समय से वो जेल के अंदर में है, उनको रेमिशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। तो स्टूडेंट्स रेमिशन क्या है, पार्डन का ही वन काइंड ऑफ प्रोसेस है जिसके अंदर में आप देखिए कि पनिशमेंट का जो फॉर्म है उसके अंदर में कुछ चेंजेस हैं वो किए जाते हैं रेमिशन प्रोसेस के अंदर में। एनजीटी के द्वारा जो यहाँ पे आप देखिए कि जो कुंभ मेला का जो एरिया है वहाँ पे संगम का जो वाटर है उसके रिगार्डिंग में एक रिपोर्ट के अंदर बताया गया था, तो उसको बेसिकली
यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका स्टेटमेंट है कि जो वोटर का जो क्वालिटी है उसी के बारे में, कि जो वोटर का जो क्वालिटी है वो फिट है फॉर ड्रिंकिंग के पर्पज से या जो बाथिंग का जो पर्पज है उसके पर्सपेक्टिव से। एनजीटी के द्वारा उत्तर प्रदेश का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उससे रिपोर्ट मांगा गया है। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एनजीटी के बारे में बस पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के थ्रू उसको सेटअप किया गया है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें उड़ीसा के अंदर में जो नेपाल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अगेंस्ट में जो एक्शंस हुए वहाँ पे एक डेथ की वजह से, तो आप देखिए उसके बारे में गवर्नमेंट के द्वारा एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, उसको इन्वेस्टिगेशन है उसका कैरी आउट यहाँ पे होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे यंग चिल्ड्रंस हैं उनका जो आप देखिए उनके बारे में यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा मेंशन किया गया है कि कोई भी यहाँ पे उनका जो इंगेजमेंट है, जो फ्रेंडशिप है, जो उनका लव है, उसके रिगार्डिंग में उसका लीगल सिस्टम के अंदर में जो लीगल प्रोसेस है उसका भी यहाँ पे उनका जो रिस्पेक्ट है उसको कैरी आउट करने का ज़रूरत है। जस्ट एज ए क्राइटेरिया के परस्पेक्टिव से काफ़ी बार ऐसे फ्रॉड केसेस भी आपको देखने के लिए मिलते हैं इस एज डोमेन का जो क्राइटेरिया है उसकी वजह से। क्योंकि आप देखिए कि जो पोस्को है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस, उसके अंदर में 18 ईयर से जो कम के जो बच्चे हैं उनको बेसिकली जो चिल्ड्रन है वो उसके रूप से माना जाता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर में आप देखिए कि 16 से कम का जो एज का जो पर्सन है उसको चिल्ड्रन माना गया है। 16 to 18 को अडोलसेंट है या यंग के रूप से यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा अगर वो क्राइम के अंदर में कोई इन्वॉल्वमेंट उनका होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इजराइल के द्वारा यहाँ पे एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक ओपिनियन बेस है, हाई कोर्ट के द्वारा ओपिनियन यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि इजराइल के द्वारा कुछ जो सोल्जर्स हैं जो कि बेसिकली किसी अटैक के अंदर इन्वॉल्व थे पैलेस्टीनियन पर्सनस के अगेंस्ट में, उनको चार्ज है वो किया गया है इजराइल के द्वारा अपने उन सोल्जर्स को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमास के द्वारा सेकेंड फेज के अंदर में मोर जो होस्टेज पर्सन है उनको रिलीज किया जाएगा। वियतनाम के बारे में है, वियतनाम के द्वारा रेलवे लिंक है वो चाइना के साथ में, चाइना के एरिया तक जो रेलवे प्रोजेक्ट है उसको डेवलप किया जाएगा। और स्टूडेंट्स पोप के पर्सपेक्टिव से है, पोप जो कि कुछ डिजीज हैं उनसे जो प्रॉब्लम के अंदर में है, तो आप देखिए कि हेल्थ इश्यूज के रिगार्डिंग में बताया गया है कि उनका हेल्थ का जो इम्प्रूवमेंट है वो हुआ है। यूक्रेन के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा बताया गया था कि यूएस के प्रेसिडेंट है वो एक मिस इन्फॉर्मेशन के अंदर में है। अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ये है कि यूएस के प्रेसिडेंट के द्वारा यूक्रेन के पॉलिटिकल लीडर को कहा गया कि अगर आपको यहाँ पे पीस को इस्टेब्लिशमेंट करना है तो एग्रीमेंट को फॉलो कीजिए, और पीस को नहीं करना चाहते हो, कंप्लीटली कंट्री को आप रसिया के ही जो पावर के अंदर में ग्रैब करवाना चाहते हो, तो बेसिकली आप अपना जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट कीजिए। नेक्स्ट आप देखिए कि अफगानिस्तान के जो रिफ्यूजीज हैं जिनका पाकिस्तान के अंदर में प्रेजेंस है वो हुआ करता है, तो उनके अरेस्ट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे है, काफ़ी बार उनके डिप्लॉयमेंट के बारे में भी जो मेंशन है वो किया जाता है। और स्टूडेंट्स मणिपुर के रिगार्डिंग में आज के जो एडिटोरियल्स हैं वो पब्लिश हुए थे। मणिपुर आप देखिए कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का पार्ट है, हमारा इम्पोर्टेंट एरिया है, और स्टूडेंट्स वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल है वो भी लगा है, तो किस तरीके से वहाँ का फ्यूचर रहेगा, किस तरीके से कैरी करना है, उसके बारे में आज के जो एडिटोरियल्स हैं उसके अंदर मेंशन किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स टारगेट यही होना चाहिए अथॉरिटीज़ के पास में कि वहाँ पे पीस को इस्टेब्लिश किया जाए। पीस को जब इस्टेब्लिश किया जाएगा तो पीस के बाद में प्रोग्रेस को कैरी आउट करना है और गवर्नेंस को कैरी करना है। तो पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस को इंश्योर करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वहाँ पे अथॉरिटीज़ के पास में होना चाहिए, जिससे कि सोसाइटी के अंदर जो डिवाइड है वो ना क्रिएट हो, कोई भी पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं उनको ना लिया जाए सोसाइटी के अंदर डिवाइड करने के पर्सपेक्टिव से। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।